मैं कभी इलीट फाइनेंशियल सर्कल का ऑल पावरफुल एयर हुआ करता था। एक बार मैंने कैजुअली एक माफिया प्रिंसेस की जान बचाई थी, जिसका खुद का परिवार उसका शिकार कर रहा था। मैंने उसे अपने प्राइवेट विला में छुपाया, खुद उसके जख्मों पर दवा लगाई और उसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सिखाई। जब वो मेरी बाहों में लेटी हुई थी, उसने अपनी खून से सनी उंगलियों से मेरे एडम एप्पल को धीरे से छुआ। उसकी आवाज भारी और सडक्टिव थी। वो मेरे कान के पास धीरे से बोली, यंग मास्टर, जब मैं अपना सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी तो मेरी जिंदगी और मेरा जिस्म पूरी तरह से आपका होगा। लेकिन बाद में मेरे परिवार का पूरा बिजनेस एम्पायर एक ही रात में बर्बाद हो गया और मैं एक आवारा कुत्ते की तरह बन गया, जिसे हर कोई लात मारना चाहता था। जिंदा रहने के लिए मैं भागकर बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर में आ गया और बारबेक्यू स्टॉल चलाने लगा। जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो वो गोल्डन ट्रायंगल की बेहद पावरफुल क्वीन बन चुकी थी। उसके आसपास हेवनली आर्म्ड मर्सेनरीज की पूरी भीड़ थी। वो मेरे ग्रीस से भरे हुए बारबेक्यू स्टॉल के अंदर आ गई। मैं डर के मारे घने धुएं में अपना चेहरा छुपाने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे पहचान लेगी। लेकिन वो सीधा मेरे पास आई, गन की बैरल से मेरी तोड़ी ऊपर उठाई और मेरे कान के पास गर्म सांस छोड़ते हुए बोली, बॉस, अब तक मजा आ गया। अगर अभी मेरे साथ घर नहीं चले तो मैं इस पूरी जगह को जमीन के बराबर कर दूंगी, फिर तुम्हें बांध कर अपने बेड से लॉक कर दूंगी। बॉस, एक 10 स्टिक चाहिए, वो भी मीट के, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी। एक तेज और बड़ी आवाज ने मुझे मेरी कुछ पल की यादों से बाहर खींच लिया। मैंने तुरंत जवाब दिया, एक मुट्ठी स्कीवर्स उठाए और बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ उन्हें चारकोल फायर पर रख दिया। तेज आंच में क्यूमिन और चिली पाउडर की जबरदस्त खुशबू फैल गई। वो तेल भरे धुएं के साथ मिलकर सीधा मेरे चेहरे पर आ रही थी। मेरा नाम ईतन है। मैं कभी इलीट फाइनेंशियल सर्कल का क्राउन प्रिंस हुआ करता था, जिसके आगे हर कोई झुकता और मेरी तारीफ करता था। लेकिन अब मैं बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर में बारबेक्यू स्टॉल चलाने वाला आदमी हूँ। एक ग्रीस से भरे मिडिल एज आदमी जो बारबेक्यू बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा है। वैसे मेरी एज सिर्फ 27 साल है, लेकिन ऐसे जीते जीते 5 साल बीत चुके थे। मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी कीचड़ में सड़ता रहूंगा। तभी ब्रेक्स की तेज चीखती हुई आवाज ने नाइट मार्केट का शोर एकदम से चीर दिया। 1 दर्जन टॉप क्लास ब्लैक लग्जरी कार्स बिल्कुल खामोश जायंट बीस्ट की तरह मेरी छोटी सी बारबेक्यू स्टॉल को चारों तरफ से घेर चुकी थी। घेरा इतना टाइट था कि वहाँ से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती थी। कस्टमर्स डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए और क्यूरियोसिटी और फियर के साथ अपनी गर्दनें बाहर निकालकर देखने लगे। सारी कार्स के डोर्स एक ही वक्त पर खुले। ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहने डजन्स मस्कुलर मैन बाहर निकले। उनके हाथों में चमकती हुई गन्स खुलेआम मौजूद थी। उनके अंदर से निकलती ऑपरेसिव ऑरा ने सबको दबा दिया। उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में पूरी स्ट्रीट खाली करवा दी। जो कस्टमर्स अभी कुछ देर पहले मुझे जोर जोर से ऑर्डर दे रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते और रेंगते हुए वहाँ से भाग गए। टेबल्स प्लेट गई और बियर की बोतल्स जमीन पर गिरकर तोड़ दी गई। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरे हाथों में अभी भी रॉ मीट स्क्यूवर्स की एक मुट्ठी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे मेरी चेस्ट से निकलकर सीधा गले से बाहर आ जाएगा। वो आ गई थी। आखिरकार वो सच में मुझे ढूंढते हुए आ ही गई। मेरा पहला इंस्टिंक्ट छुपने का था। मैंने अपना चेहरा और गहरा और स्टोकिंग स्मोक के अंदर छुपा लिया, उम्मीद करते हुए कि ये धुआं मेरी कैमोफ्लेज बन जाएगा। लेकिन वो कस्टम मेड ब्लैक हाई हील्स बिल्कुल सही जगह पर आकर रुक गई। ग्रीस से भरे जमीन पर सीधा मेरे सामने। उसके शूज के टिप्स इतने चमक रहे थे कि इसी गंदी और मेसी जगह पर बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं सिर्फ उसकी परफ्यूम की पहचानी हुई कोल्ड और शार्प फ्रेग्रेंस महसूस कर पा रहा था, जो एग्रेसिवली मेरे नाक के अंदर घुस रही थी। और एक ही पल में ग्रीस के धुएं और क्यूमिन की स्मेल पर भारी पड़ गई। ये उसका फेवरेट परफ्यूम था, रोज ऑफ नो मैन्स लैंड। बॉस, उसने बोला। उसकी आवाज कोल्ड और शार्प थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही हल्की सी स्माइल भी छुपी हुई थी, जिसने मेरी पूरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर दिया। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और अपने हाथ के स्क्यूअर्स को और तेजी से पलटने लगा। गरम तेल की एक बूंद मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरी, जिससे एक तेज और दर्दनाक जलन हुई। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, उसने दोबारा कहा। ब्लैक लेदर ग्लव पहना हुआ एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मेरे हाथ से स्क्यूअर्स छीन लिए और बिना किसी परवाह के उन्हें जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद एक कोल्ड और हार्ड मेटल मेरी थोड़ी के नीचे प्रेस हुआ, जिसने मुझे अपना चेहरा ऊपर उठाने पर मजबूर किया। वो गन की बैरल थी। आखिरकार मैंने उसे क्लियरली देखा। उसका चेहरा अब भी पहले की तरह बेहद खूबसूरत था, लेकिन 5 साल पहले वाली इनोसेंस और यूथ अब
पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह सिर्फ एक कोल्ड और रॉयल क्वीन की औरत थी जो हर किसी को नीचा समझती थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी जैसे किसी नाली में पड़े चूहे को देख रही हो, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों के अंदर एक गहरी और इंटेंस पॉजेसिवनेस घूम रही थी, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। ईथन, उसने मेरा नाम लिया। हर एक सिलेबल को उसने अपने दांतों के बीच से दबा दबा कर निकाला। हमें मिले हुए 5 साल हो गए हैं और देखो तुमने खुद को किस तरह की पैथेटिक हालत में पहुंचा दिया है। मैंने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन मेरा गला इतना सूख चुका था कि एक भी आवाज बाहर नहीं निकली। इंटेंस शेम की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी और मुझे पूरी तरह से डुबो दिया। मेरी चीप टी शर्ट पूरी तरह ग्रीस के दागों से भरी हुई थी। मेरे हाथ पर जलन के काउंटलेस निशान और हार्ड क्लॉजेस थे। मेरी पूरी बॉडी से किचन स्मोक की एक हैवी और ना छूटने वाली स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ वो ग्लैमरस, रेडिएंट और बेहद एरोगेंट नजर आ रही थी। हमारे बीच अब भी एक ऐसी गहरी खाई बन चुकी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उसने अपनी गन की बैरल को बहुत हल्की तरह से मेरी जॉलाइन पर फिराया। धीरे धीरे उसकी हरकत एक साथ इंटीमेट भी थी और बेहद डेंजरस भी। अब तक तुम्हारा मन भर गया या नहीं? अगर अभी भी मेरे साथ घर नहीं चले तो यकीन मानो मैं इस पूरी जगह को जमीन के बराबर कर दूंगी, फिर तुम्हें बांध कर अपने बेड से लॉक कर दूंगी। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। शर्मिंदगी और एम्बैरेसमेंट से मेरा पूरा चेहरा जलने लगा। हमारे आसपास खड़े उसके हेवी आर्म्ड बॉडीगार्ड बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ देख रहे थे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे सबके सामने कपड़े उतारकर एक क्लाउन बना दिया गया हो। स्कारलेट, मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाम अपने होंठों से निकाला। प्लीज मुझे जाने दो। उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो गया जैसे उसने दुनिया का सबसे रिडिकुलस जोक सुन लिया हो। फिर वो धीरे से हंस पड़ी। मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। उसने अपनी गन पीछे कर ली, लेकिन अगले ही पल वो अचानक मेरी तरफ झुकी और मेरी गर्दन के पीछे हिस्से को जोर से पकड़ लिया। जब तुमने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी तब तुमने मुझे जाने देने के बारे में क्यों नहीं सोचा था? मेरा जवाब देने से पहले ही उसने मुझे एक जोर का धक्का देकर आगे कर दिया। फिर पास खड़े बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इसे ले चलो। दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए, मेरे दोनों तरफ खड़े हुए और मुझे एक हेल्पलेस चिक की तरह उठा लिया। मैंने कुछ सेकंड्स तक उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी मजबूती से दबा रखा था कि मैं 1 इंच भी नहीं हिल सका। और इसी तरह मुझे सबसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से रोल्स रॉयस के बैक सीट में फेंक दिया गया। फैंटम का डोर जोर से बंद हुआ और बाहर की पूरी दुनिया मुझसे कट ऑफ हो गई। कार के अंदर महंगी एगरवुड की फ्रेग्रेंस थी जो मेरे कपड़ों से आ रही ग्रीस और स्मोक की हेवी स्मेल से बुरी तरह क्लैश कर रही थी। स्कारलेट मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। उसने बहुत एलिगेंटली अपनी टांगे क्रॉस की हुई थी और कोल्ड नजरों से मुझे देख रही थी। कार के अंदर जानलेवा खामोशी छाई हुई थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा जो कि बदतर से बदतर हालत और पेनफुल जले हुए स्कार से भरे हुए थे। शर्मिंदगी और इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने अपने हाथों को स्लीव के अंदर छुपाने की कोशिश की, लेकिन स्कारलेट अचानक आगे झुकी और अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था और उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ थी, जैसे मुझे किसी गर्म चीज ने जला दिया हो। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। स्कारलेट की मूवमेंट तुरंत फ्रीज हो गई। उसने अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगी। ऐसा लगा जैसे कार के अंदर का टेम्परेचर अचानक फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया हो। आखिरकार कार शहर के सबसे लग्जरियस होटल के ग्रैंड एंट्रेंस के सामने रुक गई। दोनों बॉडीगार्ड्स मुझे एस्कॉर्ट करते हुए सीधा होटल के पेंथ हाउस प्रेसिडेंशियल सूट में ले गए। हेवी डोर्स मेरे पीछे टाइटली बंद हो गए, जबकि दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर खतरनाक गार्डियन डीएटीज की तरह खड़े हो गए। स्कारलेट ने अपना परफेक्टली टेलर्ड ब्लेजर उठा दिया, जिसके नीचे उसने एक डेलिकेट सिल्क क्लेमेजन पहना हुआ था। वो लेजिली प्लश सोफा पर बैठ गई और अपने लिए रिच रेड वाइन का एक ग्लास डाल दिया। फिर उसने मुझे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर रही हो। जाकर खुद को अच्छी तरह साफ करो। उसकी आवाज शार्प और कमांडिंग थी। एक बिल्कुल नया सिल्क बैथ रोब मेरे पैरों के सामने फेंक दिया गया। मैसिव फ्लोर टू सीलिंग मिरर के सामने खड़े होकर मैंने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। मेरे सामने एक पूरी तरह से डिफीटेड, पैथेटिक और ह्यूमिलिएटेड आदमी खड़ा था। वो मैं ही था, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल अपने जैसा नहीं लग रहा था। मुझे सच में लगा था कि सोसाइटी के बिल्कुल बॉटम पर 5 साल तक मुश्किल से गुजारा करते हुए मेरा सारा प्राइड कब का कुचला जा चुका था। लेकिन इस पल मुझे समझ आ गया था कि मेरा प्राइड खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो बस मेरे दिल के सबसे गहरी जगह में दबा हुआ था। स्कारलेट उसे सबसे क्रूल तरीके से बाहर निकाल रही थी, फिर उसे बुरी तरह से अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी। मुझे नहाने और खुद को साफ करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। मेरे जिस्म से ग्राइम की हर लेयर उतारने के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी सर्वाइवल कैमोफ्लेज की एक एक लेयर उतार रहा हूँ। जब मैं वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस सिल्क बैथरोब पहनकर बाहर आया, स्कारलेट खिड़की के पास वाइन ग्लास पकड़कर खड़ी थी। आवाज सुनकर वो पलटी और स्टेप बाय स्टेप
मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हाई हील्स कारपेट पर पड़ रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। फिर भी उसका हर कदम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सीधा मेरे दिल पर पड़ रहा हो। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके गिलास में क्रिम्सन वाइन घूम रही थी और उसकी आंखों की डार्क अनरीडेबल रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी चेस्ट पर रख दी। 5 साल हो गए हैं ईथन। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी, जिसमें एक हल्की सी साय छुपी हुई थी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अब भी पहले जितनी ही सीधी है। मेरा पूरा जिस्म पत्थर की तरफ फ्रीज हो गया। न मुझ में हिलने की हिम्मत थी और न ही सांस लेने की। मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो अब क्या करने वाली थी। क्या वो मेरी हेल्प का बदला चुकाना चाहती थी, या मुझसे किसी टाइप का बदला लेना चाहती थी, या फिर शायद वो सिर्फ अपने फॉर्मर सेवियर को इस पैथेटिक हालत में देखकर अपनी ट्विस्टेड खुशी सेटिस्फाई करना चाहती थी। स्कारलेट की उंगलियां मेरी चेस्ट से नीचे स्लाइड होती हुई मेरे एब्डोमिन पर आकर रुक गई। वहाँ एक पुराना स्कार था जो 5 साल पहले उसके एस्केप को कवर करते वक्त मुझे लगा था। क्या अब भी दर्द होता है? उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे जिस्म की स्टिफनेस ने सब कुछ बता दिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, पलटी और कॉफी टेबल के ड्रॉवर से एक कार्ड निकाला। फिर उसने कार्ड को टेबल पर पटक दिया। वो एक ब्लैक कार्ड था, वो वाला कार्ड जिसका कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होता। इन तुम्हारी बर्थडे डेट है। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसका लहजा बिल्कुल कैजुअल था, जैसे आज के अच्छे मौसम के बारे में बात कर रही हो। अब ना वो बेकार सा स्टॉल भूल जाओ और अब मेरे साथ चलो। मेरे दिमाग में तुरंत खून चढ़ गया। बेइज्जती, गुस्सा और एक अजीब सी मायूसी मेरे सीने के अंदर एक साथ फट पड़ी। मुझे लगा था कि कम से कम वो मुझसे पूछेगी कि पिछले 5 सालों में मैं कैसे रहा। मुझे लगा था वो, लेकिन मैं भूल गया था अब हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं रहे थे। उसकी नजरों में मेरी आज की गरीबी शायद सिर्फ पैसों से आसानी से हल होने वाली एक मामूली सी परेशानी थी। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। मेरी आवाज बहुत भारी और खुरदुरी थी। तो महारानी, आप जान बचाने का एहसास चुका रही हैं, या फिर बस एक कुत्ता पालना चाहती हैं? थप्पड़। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जोर से उल्टा हाथ मेरे चेहरे पर मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मेरा सिर एक तरफ घूम गया। मेरे होठों के कोने पर तुरंत खून का मेटालिक स्वाद महसूस हुआ। ईथन। उसकी आवाज दबाए हुए गुस्से से भरी थी। उसने मेरी कलाई पकड़कर इतनी जोर से दबाई जैसे मेरी हड्डियां ही तोड़ देगी। मेरी मेहरबानी को मेरे मुंह पर मत फेंको। तेज दर्द की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा साफ हुआ। मैंने जोर से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। तुम्हें सच में लगता है कि अब यहाँ से जा सकते हो? उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज मेरे पीछे से गूंजी। दरवाजे पर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स ने तुरंत बाहर जाने का रास्ता रोक दिया। उसने पीछे से आकर अपने नरम जिस्म को मेरे साथ कसकर लगा लिया। उसका जिस्म मेरी सख्त पीठ से दबा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी गर्मी नहीं थी। 5 साल पहले तुमने मुझे अपने विला में छुपा कर रखा था और एक कदम भी बाहर नहीं रखने दिया था। अब मेरी बारी है। मुझे घुटन महसूस हुई, उसके गले लगाने की वजह से नहीं, बल्कि इस मायूसी से कि अब मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में था और मेरी सारी आजादी मुझसे छीन ली गई थी। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैंने हर एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। हर लफ्ज ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ के तहखाने से खींच कर निकाला गया हो। भीख। उसने मेरे कान के पास धीमी हंसी छोड़ी। उस हंसी में चोट और गुस्से का गहरा साया था। मैं तो बस वो चीज वापस ले रही हूँ जो मेरी है। उसने मुझे जोर से घुमाया और अपने सामने कर दिया। उसकी खून से भरी आंखों में पागलपन और खौफनाक जुनून चमक रहा था। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी तुम्हारी है, और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल और तुम्हारी हर चीज वापस लेकर रहूंगी। उसकी लगभग पागलपन हालत को देखकर मेरे दिल में तेज दर्द हुआ। हम दोनों का रिश्ता आखिरकार इस मोड़ तक कैसे पहुँच गया? या वो लड़की जो कभी मेरे बाहों में कांपती थी और अपनी जिंदगी मुझे देने का वादा करती थी, और आज मेरे सामने खड़ी ये महारानी जो पैसे और ताकत से मेरी बेइज्जती कर रही थी। वो दोनों सच में एक ही इंसान थी। स्कारलेट। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सका सख्त रखने की कोशिश की। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इतने वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं अब वो पुराना ईथन नहीं रहा, और तुम भी अब वो पुरानी स्कारलेट नहीं रही। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। बराबर? उसके चेहरे पर छाया गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह हड्डियां जमा देने वाली ठंडक ने ले ली। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे कह देने से हमारा हिसाब बराबर हो गया? मैं अब उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने जोर से अपने बाथरोब का कॉलर खोल दिया और अपने सीने पर बना वो भयानक जख्म का निशान दिखा दिया। वो निशान मेरे बाएं कंधे से शुरू होकर सीधा मेरे पेट तक जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत सेंटीपीड मेरी चमड़ी पर चिपका हुआ हो। क्या ये? मैंने उस निशान की तरफ उंगली की और सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या ये तुम्हारी जान का कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है? स्कारलेट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वो उस जख्म के निशान को बिना पलक झपकाए देखने लगी, जैसे उसके पार देखना चाहती हो। उसके चेहरे पर हर
मौजूद एहसास, उसका दबदबा, उसका गुस्सा और उसका पागलपन एक ही पल में गायब हो गया। पीछे से सिर्फ बेपनाह बेबसी और दर्द रह गया। ये पहली बार था जब उसका मजबूत चेहरा मेरे सामने टूट गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही थी। वो उस निशान को छूना चाहती थी लेकिन छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या ये उस वक्त का है? अब तो उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैंने अपना कॉलर वापस बंद कर लिया और उस बदसूरत निशान के साथ अपनी बची कुची इज्जत भी छुपा ली। हाँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए अब हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। कमरे में जानलेवा और घुटन भरी खामोशी छा गई। मुझे उसकी तेज और दबाई हुई सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी वक्त बीत गया, इतना ज्यादा कि मुझे लगा शायद वो आखिरकार हार मान लेगी, लेकिन अचानक उसने कहा ये काफी नहीं है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन उसमें ऐसा पक्का फैसला था जिससे कोई बदल नहीं सकता था। ये बिल्कुल काफी नहीं है। सिर्फ एक जख्म का निशान मेरी पूरी जिंदगी का कर्ज कैसे चुका सकता है? ईतन, तुम पर मेरा जो कर्ज है वो तुम इस पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकते। मैंने तुरंत आंखें खोलकर उसे हैरानी से देखा। आखिर वो मुझसे चाहती क्या थी? उसकी आंखों में जो दर्द था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह अब पहले से भी ज्यादा गहरा और खौफनाक जुनून था, जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बात को बहुत बुरी तरह गलत समझ लिया हो। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी की आवाज ने कमरे में चल रहे उस घुटन भरे समय को तोड़ दिया। स्कारलेट ने तुरंत अपना महारानी वाला शांत और दबदबे भरा अंदाज वापस लिया। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा। यही रहो और जरा भी मत हिलना। वो दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने बिल्कुल साफ सुथरा सूट पहना हुआ था और वो काफी शरीफ और अमीर घराने का लग रहा था। उसके हाथ में खाने का एक खूबसूरत इंसुलेटेड कंटेनर था। स्कारलेट, मैंने होटल के किचन से तुम्हारे लिए रात का सूप बनवाया है। उस आदमी की आवाज बहुत नरम थी और उसकी आंखों में स्कारलेट के लिए गहरी मोहब्बत साफ दिख रही थी। फिर उसकी नजर स्कारलेट को पार करती हुई सीधा मुझ पर आकर रुक गई। मुझे सिल्क बाथरोब में खड़ा देखकर जब मेरे बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत जम गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई और फिर वो हैरानी खुली नफरत और दुश्मनी में बदल गई। और ये कौन है? उसने सवाल स्कारलेट से किया, लेकिन उसकी तेज नजरें छुरियों की तरह मुझे काट रही थी। स्कारलेट एक तरफ हटी और उसे अंदर आने दिया। मेरा मेहमान है। उसका लहजा बिल्कुल सीधा और बेएहसास था। उस आदमी का नाम वेस्ली था। वो बिजनेस की दुनिया का एक भरता हुआ सितारा था और स्कारलेट के सबसे जरूरी बिजनेस पार्टनर्स में से एक था। मैंने उसके बारे में एक छोटे से बॉर्डर टाउन के सस्ते अखबार में पढ़ा था। वेस्ली ने खाने का कंटेनर टेबल पर रखा और सीधा मेरी तरफ चल पड़ा। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया और मुझे सर से पैर तक ऐसे देखने लगा जैसे किसी बाजार के सामान को जांच रहा हो। स्कारलेट, क्या यही वो जान बचाने वाला आदमी है जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रही थी? उसके लहजे में खुली नफरत और मजाक था। बारबेक्यू स्टॉल पर काम करने वाला एक मामूली बावर्ची। उसने बावर्ची लफ्ज पर खास जोर दिया। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बिंच ली कि मेरे नाखून मेरे हथेलियों में घुस गए। जिस पल वो अंदर आया था मैं समझ गया था कि आज की रात अच्छी तरह खत्म नहीं होने वाली थी। वेस्ली जिस तरह स्कारलेट को देख रहा था, उसकी आंखों में हद से ज्यादा हक जताने का एहसास था और मैं एक अनजान आदमी जो अचानक उसके सामने आ गया था, यकीनन उसकी आंखों में कांटा बन चुका था। वेस्ली, स्कारलेट की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अपनी जुबान संभालो। लेकिन वेस्ली ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने स्कारलेट की वार्निंग सुनी ही ना हो। उसने तो हाथ से हवा को झटकने का नाटक भी किया जैसे मेरे पास से कोई बुरी बदबू आ रही हो। तेल और धुएं की बदबू आ रही है। कितना घटिया है। वो धीरे से हंसा और मेरे करीब झुक गया। फिर उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सके, लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कौन थे, अभी सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे स्कारलेट उठाकर यहाँ ले आई है। चुपचाप उसकी बात मानोगे तो शायद खाने के लिए कोई टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी औकात भूल गए तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि स्कारलेट अचानक आगे बढ़ी और उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि वेस्ली कई कदम पीछे लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही पड़ा। क्या कर रही हो? वेस्ली ने स्कारलेट को हैरानी से देखा। स्कारलेट एक गुस्से से भरी शेरनी की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे अपने पीछे छुपा लिया। वो मेरा मेहमान है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसकी आवाज बहुत तेज और ठंडी थी। उसमें ऐसा दबदबा था जिसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। वेस्ली का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो स्कारलेट को मेरे सामने हिफाजत से खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और गहरी नफरत भर गई। तुम इसके लिए मेरे खिलाफ जा रही हो? क्या ये बेकार कचरा सच में इतना जरूरी है? वो कचरा है या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। स्कारलेट ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। अब अपना रात का खाना उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। वेस्ली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने स्कारलेट की तरफ उंगलियां उठाई, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। आखिर में उसने स्कारलेट के साथ पूरी तरह दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने मुझे एक जहरीली नजर से देखा। उसकी आंखें किसी वार करने को तैयार जहरीली सांप जैसी
लग रही थी, जैसे वो मुझे जिंदा निकल जाना चाहता हो। ठीक है, बहुत अच्छा, उसने दांत पीसते हुए कहा। स्कारलेट, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से पटका और गुस्से में बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज पूरे खाली कमरे में गूंज उठी। मैंने स्कारलेट की पीठ को देखा। गुस्से की वजह से उसके कंधे हल्की हल्की सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरे दिल में कई उलझे हुए एहसास घूमने लगे। क्या वो सच में मेरी हिफाजत कर रही थी या फिर वो बस अपनी चीज की हिफाजत कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और मुझे हाथ लगाए। मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरे यहाँ होने की वजह से उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी। देखा, मेरे मुंह से अचानक निकला, मेरी आवाज में खुद पर हंसने वाला दर्द था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत ही लाऊंगा। स्कारलेट पलट गई। उसके सीने में भरा गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने मुझे एक उलझी हुई नजर से देखा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सच। मैंने होठों के कोने पर कड़वी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। अगर मैं अब भी 5 साल पहले वाला ईथन होता तो क्या वो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता? मेरे लफ्ज एक कांटे की तरह स्कारलेट के दिल में घुस गए और मेरे अपने दिल में भी। हाँ, अगर मैं अब भी एलीट फाइनेंशियल सर्कल का वो ताकतवर क्राउन प्रिंस होता तो ये वेस्ली आखिर खुद को समझता क्या था। लेकिन अब मैं सिर्फ एक बारबेक्यू स्टॉल चलाने वाला आदमी था, एक ऐसा नाकाम इंसान जो खुद अपनी इज्जत भी नहीं कर पाता था। स्कारलेट बिल्कुल चुप हो गई। कमरे का माहौल एक बार फिर भारी और घुटन भरा हो गया। मैं अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। मैं उसकी दया बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और न ही उसके चाहने वाले से अपनी बेइज्जती करवाना चाहता था। मैं जा रहा हूँ। मैंने एक बार फिर साफ कह दिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, स्कारलेट का फैसला अभी भी नहीं बदला था। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? मैं उस पर लगभग चीख पड़ा। तुम्हें मेरे जैसे टूटे हुए आदमी से आखिर चाहिए क्या? अगर तुम एहसान चुकाना चाहती हो तो मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारी जान का कर्ज भी अपनी जान देकर चुका चुका हूँ। अब तुम और क्या चाहती हो? मुझे अचानक जज्बाती तौर पर टूटते देख स्कारलेट की आंखों में गहरा दर्द चमक उठा, लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो पलटी और अपने हैंड बैग से कुछ निकाला। वो कागज का एक टुकड़ा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी बहुत संभाल कर फोल्ड किया गया था। उसने कागज खोला और मेरे सामने कर दिया। जिस पल मैंने उस कागज को देखा, मेरी सांस वहीं अटक गई। वो जिंदगी भर की मालकियत का कॉन्ट्रैक्ट था, वही कॉन्ट्रैक्ट जिस पर मैंने उस वक्त मजाक मजाक में आधा बहला कर और आधा धोखा देकर स्कारलेट से साइन करवाए थे। उस पर मेरी अपनी बड़ी और खुली हैंडराइटिंग में लिखा था, स्कारलेट अपनी बाकी पूरी जिंदगी की मालकियत अपनी मर्जी से और पूरी तरह मिस्टर ईथन को सौंप रही है। नीचे उस वक्त का स्कारलेट का टेढ़ा मेढ़ा सिग्नेचर था और उसके साथ लाल रंग का अंगूठी का निशान भी लगा हुआ था। मुझे लगा था कि उसने कागज के इस बेकार टुकड़े को बहुत पहले फेंक दिया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे सच में संभाल कर रखेगी, वो भी पूरे 5 साल तक। मैं कागज के टुकड़े को घूरता रहा। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। स्कारलेट के होंठों के कोने पर एक खतरनाक और दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट में शरारत के साथ जीत का एहसास भी था। 5 साल पहले तुमने ही मुझसे इस पर साइन करवाया था, अब मैं अपना हक इस्तेमाल करने आई हूँ। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे मिस्टर ईथन के लफ्जों की तरफ उंगली की और फिर मेरी तरफ इशारा किया। ईथन, अगले 1 महीने तक तुम मेरे हो। कल से तुम मेरे स्पेशल असिस्टेंट बनोगे। मैं वही जम गया। स्पेशल असिस्टेंट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि इससे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन ये उसकी तरफ से दिया गया एक रास्ता भी था। उसके पास रुकने का एक ऐसा बहाना जिसमें मेरी बची कुची खुददारी पूरी तरह से कुचली ना जाए। उसके चेहरे पर भरी हुई पूरी कॉन्फिडेंस वाली मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में उलझे हुए जज्बातों का तूफान उठ गया। अगर मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं जानता था कि शुरू से ही मेरे पास चुनने का कोई हक नहीं था। दिल के सबसे गहरी जगह में शायद मैं भी सच में उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अगली सुबह बहुत जल्दी एक टॉप लग्जरी ब्रांड के डिजाइनर और स्टाइलिश ने सूट के दरवाजे पर दस्तक दी। वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं कोई अनमोल कला का नमूना हूँ। उन्होंने कस्टम कपड़ों के लिए मेरे जिस्म की मेजरमेंट ली और मेरे बालों को स्टाइल किया। जब मैंने अपने नाप के हिसाब से तैयार किया गया महंगा सूट पहना और शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मैं खुद को पहचान नहीं पाया। शीशे में खड़ा आदमी लंबा और सीधा था। उसके चेहरे के फीचर तेज और काफी अट्रैक्टिव थे। हालांकि उसके चेहरे पर थकान का हल्का सा निशान अभी भी बाकी था। इतने लंबे टाइम तक सोसाइटी के सबसे नीचे जीने के बावजूद फाइनेंशियल सर्कल के क्राउन प्रिंस वाला मेरा शाही ऑरा 70 से 80% वापस आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली 5 सालों का वो बेकार और दर्दनाक जिंदगी सिर्फ एक बुरा सपना था। बुरा नहीं है, स्कारलेट की आवाज मेरे पीछे से आई। उसने एक शार्प प्रोफेशनल व्हाइट स्कर्ट सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल खूबसूरती से ऊपर बंधे हुए थे और उसके पूरे जिस्म से हुक्म चलाने वाला दबदबा निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमी और पूरी तसल्ली के साथ सिर हिलाया। ये
वो ईथन है जिसे मैं जानती हूँ। उसकी आंखों में बिना छुपाया हुआ जुनून और गहरा फख्र था। उसके इस तरह घूरने से मैं थोड़ा बेचैन हो गया और मैंने आदत से अपनी टाई ठीक की। उस शाम स्कारलेट मुझे एक हाई क्लास बिजनेस गाला में लेकर गई। उसने सबके सामने मेरा इंट्रोडक्शन अपने स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर करवाया। यह टाइटल बहुत सोच समझकर चुना गया था। इसने मुझे एक सही और इज्जतदार पोजीशन दी, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सा छुपा हुआ टेंशन भी था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। गाला में मौजूद हर इंसान या तो बेहद अमीर था या फिर बहुत ताकतवर। वो सब मुझे जांचती और हैरानी नजरों से देख रहे थे। मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया से 5 साल दूर रहने की वजह से मैं अब भी थोड़ा बेगाना महसूस कर रहा था। एक आउटसाइडर की तरह मैं चुपचाप स्कारलेट के पीछे चलता रहा। अभी हमारी मुलाकात दोबारा वेस्ली से हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह के रूप में यहाँ नजर आऊंगा। उसकी आंखों में जलन और नफरत की एक चमक उभरी। वो हाथ में वाइन का गिलास पकड़े हुए हमारी तरफ आया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। ओ असिस्टेंट ईथन, तुमने तो अपना पूरा रूप ही बदल दिया। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। उसने जानबूझकर असिस्टेंट लफ्ज पर खास जोर दिया। स्कारलेट का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया। मैं हमेशा उसके पीछे चुप कर नहीं रह सकता था। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं मिस्टर वेल्सली। मैंने शैंपेन का गिलास हल्का सा उसकी तरफ उठाया और कहा, कहते हैं कपड़े इंसान की शान बता देते हैं। इस सूट के लिए मुझे मिस स्कारलेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा लहजा न ज्यादा झुका हुआ था और न ही घमंडी। प्रशांत बात ने वेल्सली को वो सारा मजाक अपने अंदर ही निगलने पर मजबूर कर दिया जो वो तैयार करके आया था, लेकिन वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसी वक्त गाला का होस्ट, जो एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून था, कुछ लोगों के साथ एक मुश्किल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। वेल्सली की आंखें इधर उधर घूमी और उसने अचानक ऊंची आवाज में कहा, चेयरमैन वोंग, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मिस स्कारलेट के नए स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिस्टर ईथन। मिस्टर ईथन एक टॉप टियर ग्रेजुएट हैं। क्यों न हम मिस्टर ईथन को इस प्रोजेक्ट पर कुछ सलाह देने का मौका दें। पूरे हॉल में मौजूद लोगों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गई। वेस्ली जानबूझकर सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहता था। आखिर एक बारबेक्यू स्टॉल चलाने वाला आदमी विदेशी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या जान सकता था। सबके चेहरों पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो कोई मजाक देखने का इंतजार कर रहे हों। चेयरमैन वैंग ने भी बामें सिकोड़ ली। साफ था कि उन्हें लग रहा था वेस्ली एक छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा है। स्कारलेट ने अपने हाथ इतनी जोर से बिंच लिए कि उसके हाथों के पीछे की नसें उभर आई, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने माइक्रोफोन लिया और प्रोजेक्ट की डिस्प्ले स्क्रीन के पास चला गया। स्क्रीन पर डेटा और चार्ट्स का ढेर लगा हुआ था। सिर्फ एक नजर डालते ही मेरे दिमाग में 5 सालों से बंद बिजनेस का सारा ज्ञान और सोचने की ताकत दोबारा जाग उठी। ऊपर से देखने पर इस प्रोजेक्ट का रिटर्न बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे हाल में साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन आपने 3 जानलेवा कमियों को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने लेजर पॉइंटर उठाया और स्क्रीन पर एक डेटा पॉइंट की तरफ इशारा किया। पहला, एक्सचेंज रेट का खतरा। आपने प्रॉफिट का अंदाजा आज के एक्सचेंज रेट पर लगाया है, लेकिन जिस देश में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की सियासी हालत स्टेबल नहीं है और उसकी करेंसी के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। जैसे ही करेंसी 5% से ज्यादा गिर जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट प्रॉफिट से सीधा लॉस में चला जाएगा। मैंने अगले पॉइंट की तरफ इशारा किया। दूसरा, कानूनी जाल। वहाँ के लोकल लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में कुछ छुपी हुई शर्तें हैं। खास हालत में विदेशी कंपनीज के पास मौजूद कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सरकार बिना किसी मुआवजे के वापस ले सकती है। फिर मैंने स्क्रीन के तीसरे हिस्से पर लेजर पॉइंटर रोक दिया। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट, आपने अपने टारगेट कस्टमर्स को ही पूरी तरह गलत समझा है। जब मैं फाइनेंशियल सर्कल का क्राउन प्रिंस था, तब जमा किए गए ज्ञान और अपनी बिजनेस समझ की मदद से मैंने सीधा प्रोजेक्ट की सबसे कमजोर रग पकड़ ली। बिल्कुल साफ लॉजिक और पीयर्स एनालिसिस के साथ मैंने प्रोजेक्ट की हर कमी और मुमकिन खतरे को सबके सामने रख दिया। पूरा हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे एनालिसिस को सुनकर हर कोई बुरी तरह हैरान था। चेयरमैन वैंग के चेहरे का एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उनके चेहरे पर बेपरवाही थी, गंभीरता आई और आखिर में वो पूरी तरह मेरे टैलेंट से इम्प्रेस हो गए। वेस्ली का चेहरा तो गुस्से और बेइज्जती से काला पड़ चुका था। वो मुझे सबके सामने बेवकूफ दिखाना चाहता था, लेकिन आखिर में वो खुद मेरी कामयाबी की सीढ़ी बन गया और मुझे सिर्फ एक ही मुकाबले में अपना नाम बनाने का मौका मिल गया। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने माइक्रोफोन होस्ट को वापस दिया और स्कारलेट के पास जाकर खड़ा हो गया। अगले ही सेकंड पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। अब लोग मुझे नए रिस्पेक्ट और हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। चेयरमैन वैंग खुद मेरे पास आए और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मिस्टर ईथन, आपके पास कमाल का टैलेंट है। आज मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मेरे कई बिलियन डॉलर्स डूब जाते। उन्हें बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना बिजनेस कार्ड मुझे दिया। हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए, आगे भी एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करेंगे। मैं सब लोगों की एक्साइटमेंट का जवाब दे रहा था, लेकिन मेरी नजर खुद ब खुद स्कारलेट की तरफ चली गई। उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह फख्र और लगभग पागलपन की
हद तक का जुनून दिख रहा था। वो मेरे करीब आई और मेरे कान के पास सिर्फ मुझे सुनाई देने वाली आवाज में धीरे से बोली, आज रात तुम बहुत डिलीशियस लग रही हो। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। गाला में अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के बाद मैंने बहुत जल्दी स्कारलेट की कंपनी में अपनी मजबूत जगह बना ली। जो लोग पहले मुझे शक और बेइज्जती भरी नजरों से देखते थे, अब मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आने लगे। स्कारलेट इस रिजल्ट से काफी खुश लग रही थी। उसने मुझे सच में कुछ जरूरी प्रोजेक्ट संभालने के लिए देना शुरू कर दिया था और मुझे बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी दे दी। उन प्रोजेक्ट्स में से एक वेस्ली की कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया गया $multi-billion सेमीकंडक्टर चिप रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। ये तुम्हारा टेस्ट है। स्कारलेट ने डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा ढेर मेरी डेस्क पर रखते हुए कहा, और तुम्हारे लिए एक मौका भी। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह संभाल लेता तो मैं खुद पर लगे रखील आदमी होने के दाग को पूरी तरह मिटा सकता था। मैं सच में उसके करियर में उसका सबसे भरोसेमंद साथी और राइट हैंड मैन बन सकता था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। गाला में वेस्ली को मेरी वजह से सबके सामने बेइज्जती उठानी पड़ी। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वो इतनी आसानी से इस बात को कभी नहीं भूल सकता था। और बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक प्रोजेक्ट की पहले मीटिंग में वेस्ली ने जरूरत से ज्यादा कोऑपरेशन दिखाई। उसके चेहरे पर एक शरीफ सी मुस्कुराहट भी थी, जैसे गाला में हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। असिस्टेंट ईथन, उम्मीद है आगे आप मुझे अच्छी तरह गाइड करेंगे। उसने खुद अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने भी हाथ मिलाया। उसकी हथेली बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आंखों की गहराई में छुपी हुई साजिश और नफरत की एक हल्की सी चमक थी, जिसे आम इंसान कभी भी नहीं देख सकता था। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मिस्टर वेस्ली, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। अगले कुछ दिनों तक प्रोजेक्ट हरतंज तौर पर बहुत स्मूथली आगे बढ़ता रहा। वेस्ली की कंपनी ने जरूरी सारा डेटा और टेक्निकल सपोर्ट बिना किसी दिक्कत के दे दिया। हमारी टीम ने भी बहुत जल्दी पहला कोऑपरेशन प्लान तैयार कर लिया। हर चीज जरूरत से ज्यादा आसानी से हो रही थी। इतनी आसानी से मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। बिजनेस की दुनिया में सालों तक मुश्किलों और साजिशों का सामना करने से जो इंट्यूशंस मैंने हासिल की थी, वो मुझे अंदर से वार्निंग दे रही थी। वेस्ली जैसा छोटी छोटी बातों का बदला लेने वाला इंसान इतनी बड़ी बेइज्जती को इतनी आसानी से कैसे निगल सकता है? इसके पीछे जरूर कोई जाल छुपा हुआ था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के सारे डेटा और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक किया, दर्जनों बार। आखिरकार एक रात काफी देर तक काम करते हुए मुझे वेस्ली के दिए गए एक जरूरी टेक्निकल पैरामीटर में एक ऐसी कमी मिली जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। उसने डेसिमल पॉइंट के 6 नंबर्स बाद सिर्फ एक डिजिट बदला था। ये बदलाव इतना छोटा था कि नॉर्मल टेस्टिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती, लेकिन जैसे ही चिप मास प्रोडक्शन के फेज में जाती, ये मामूली सी गलती कई गुना बढ़ जाती। नतीजा ये होता कि चिप्स का पूरा बैच बेकार हो जाता और कंपनी को इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इससे भी ज्यादा बेरहमी वाली बात ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट में वेस्ली ने मुश्किल कानूनी शर्तों का इस्तेमाल करके सारे टेक्निकल रिस्क हमारी कंपनी के कंधों पर डाल दिया था। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती, सारा फाइनेंशियल लॉस स्कारलेट की कंपनी को उठाना पड़ता और प्रोजेक्ट का इंचार्ज होने की वजह से वेस्ली मुझ पर कमर्शियल फ्रॉड और अपनी जिम्मेदारी न निभाने का केस कर देता। मुझे सीधा जेल भेज दिया जाता। क्या जहरीली चाल है। उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया था। उसे लगा था कि 5 साल बिजनेस की दुनिया से दूर रहने की वजह से मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स से अनजान हो चुका हूँ और मैं उसके बिछाए हुए इस जाल को जरूर नजरअंदाज कर दूंगा। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल सर्कल से मार्क किए गए डेटा को घूरता रहा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। अगर मैंने इस गलती को ना पकड़ा होता तो उसके नतीजा सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता, लेकिन मैंने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। मैं जानता था कि अगर अभी वेस्ली को खबर लग गई तो वो आसानी से कह देगा कि ये टेक्निकल स्टाफ की मामूली गलती थी। मैं उसे सिर्फ बचने का मौका नहीं देना चाहता था, मैं उस पर ऐसा वार करना चाहता था जिसके बाद वो दोबारा खड़ा ही ना हो सके, वो भी उस वक्त जब वो अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा घमंड में हो। मैं चुपचाप वेस्ली के डेटा में छेड़छाड़ करने के सारे सबूत जमा करने शुरू कर दिए। इसमें सर्वर के बैक एंड ऑपरेशन लॉग्स भी शामिल थे। उसी वक्त मैंने एक पुराने आदमी से कांटेक्ट किया। उसका नाम लोगन था। वो पहले मेरे पिता का ड्राइवर हुआ करता था और सबसे भरोसेमंद पुराने आदमियों में से एक था। ईथन फैमिली के बर्बाद होने के बाद उसने मेरे दिए हुए कई पेंशन से अपना बिजनेस शुरू किया था और अब वो देश के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में से एक बन चुका था। मैंने उसे पूरी सिचुएशन समझा दी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। लोगन उसी रात अपनी टीम के साथ आ गया और मेरे लिए जवाब देने का पूरा प्लान तैयार करने लगा। हमने वेस्ली के छोड़े हुए बैक डोर का इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ डेटा की गलती को
को ठीक ही नहीं किया बल्कि उसके सिस्टम में उल्टा एक प्रोग्राम भी लगा दिया। साइनिंग सेरेमनी के दौरान ये प्रोग्राम सबके सामने लाइव दिखाता कि वेस्ली ने बैक एंड में डेटा के साथ किस तरह छेड़छाड़ की थी। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने अपनी डेस्क पर 2 डॉक्यूमेंट्स रखे। पहला वही गलत कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर वेस्ली मुझसे साइन करवाना चाहता था। दूसरा एक ऑप्टिमाइज प्लान था जिसमें सारी गलतियां ठीक कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उस नए प्लान से प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 20% तक बढ़ सकता था। मैं साइनिंग इन सेरेमनी में वेस्ली को ऐसे सरप्राइज देने वाला था जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता। स्कारलेट ने शायद पिछले कुछ दिनों से सारे बदले हुए बर्ताव को नोटिस कर लिया था। मैं अक्सर रात देर तक काम करता रहता था और मेरे चेहरे पर गंभीरता बनी रहती थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय हर रात मेरी डेस्क पर गर्म दूध का एक गिलास रखा मिलता। साइनिंग इन सेरेमनी के लिए निकलने वाली सुबह उसने मुझे रोक लिया। उसने मेरे थोड़े से सिकुड़े हुए कॉलर को अपने हाथों से ठीक किया। उसकी हरकतें बहुत नरम थी। वो सीधा मेरी आंखों में देखकर संजीदगी से बोली, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा भरोसा है, बस जाओ और जो करना है कर दो। सिर्फ एक मामूली सा जुमला था, लेकिन उसने मेरे अंदर बेपनाह ताकत और कॉन्फिडेंस भर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से सिर हिला दिया। मेरे वापस आने का इंतजार करना वेस्ली, तुम्हारे हिसाब का दिन आ गया है। अब मैं किसी को भी उसे दर्द पहुंचाने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। साइनिंग इन सेरेमनी के कॉन्फ्रेंस का माहौल गैम्बलर होने के साथ काफी जोश भरा था। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के टेलीफोटो कैमरास और वीडियो कैमरास पहले ही सेट किए जा चुके थे। कैमरास की फ्लैशेस लगातार चमक रही थी। यह कोलैबोरेशन स्कारलेट और वेल्सी दोनों की कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप था। पूरे इंडस्ट्री की नजर इस डील पर टिकी हुई थी। वेस्ली मेरे सामने बहुत खुश होकर बैठा था। वो बार बार छुपा हुआ घमंड साफ दिखा रहा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली किसी पकड़े हुए चूहे के साथ खेलती है। उसकी नजरों में मजाक भी था और मेरे लिए झूठी हमदर्दी भी। उसे जरूर लग रहा होगा कि आज उसके हाथों फाइनेंशियल सर्कल का पुराना क्राउन प्रिंस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। स्कारलेट मेरे पास बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी हल्की सी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ पलटकर उसके हाथ के ऊपर हल्का सा थपथपाया और उसे तसल्ली भरी नजरों से देखा। साइनिंग इन सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो गई। दोनों तरफ की लीगल टीम्स ने कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी वेरिफिकेशन की। पूरा प्रोसेस बिल्कुल वेस्ली के बनाए हुए प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। आखिर में सेरेमनी के होस्ट ने अनाउंस किया, दोनों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। वेल्सली ने अपना सूट ठीक किया और चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लेकर खड़ा हो गया। मैं भी अपनी जगह से उठ गया। हम दोनों साइनिंग इन टेबल की तरफ बढ़ने ही वाले थे। बस कुछ ही पल बाद पेन का एक स्ट्रोक सब कुछ फाइनल कर देता, लेकिन तभी मैंने अचानक कहा, 1 मिनट रुकिए। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन खामोश हाल में वो अचानक गरजने वाली बिजली की तरह गूंजी। हर कोई वही जम गया और उलझ भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। वेल्सी के चेहरे पर जमी मुस्कुराहट तुरंत सख्त पड़ गई। असिस्टेंट ईथन, इसका क्या मतलब है? उसने बावें सिकोड़े हुए नाराज लहजे में पूछा, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट पर कोई एतराज है? क्या दोनों कंपनीज की लीगल टीम से पहले ही कंफर्म नहीं कर चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे छुपे टेक्निकल पैरामीटर में है। मेरी बात खत्म होते ही वेल्सी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और सख्त लहजे में डांटते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सारे टेक्निकल पैरामीटर को दोनों तरफ की टेक्निकल टीम्स मिलकर टेस्ट कर चुकी है, उनमें प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उसने मुझे बोलने का मौका देने से पहले ही उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है तुम सिर्फ ज्ञान दिखाने का नाटक कर रहे हो, सबका अटेंशन लेने और साइनिंग इन सेरेमनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? वो जानबूझकर बात को घुमा रहा था ताकि मुझे सच समझाने का कोई मौका ही ना मिले, लेकिन बदकिस्मती से अब मैं उसे ये मौका देने वाला नहीं था। ये बकवास है या नहीं, सब लोग खुद देख सकते हैं। मैंने उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज किया और बिल्कुल शांत अंदाज में उंगलियां बजा दी। कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन तुरंत रोशन हो गई। स्क्रीन पर सेरेमनी के लिए तैयार की गई बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन नहीं थी, उसकी जगह कंप्यूटर का बैक एंड ऑपरेशन इंटरफेस दिख रहा था। लाल रंग की कोड लाइंस स्क्रीन पर चमक रही थी। ये वही प्रोग्राम था जो लोगन की टीम ने सिस्टम में लगाया था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि 3 दिन पहले रात के वक्त एक आईपी एड्रेस ने वेल्सी की कंपनी के कोर सर्वर में लॉगिन किया था। फिर उसने 7th चिप कोर पैरामीटर्स नाम की एक फाइल में बिल्कुल पियर्स तरीके से बदलाव किया। डेटा बदलने से पहले और बदलने के बाद
बाद के नंबर्स स्क्रीन पर साइड बाय साइड दिखाए गए। डेसिमल के छठे नंबर पर किया गया वो छोटा सा बदलाव कई गुना बड़ा करके सबके सामने दिख रहा था। वहाँ मौजूद लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, उन्हें तुरंत समझ लिया कि इसका मतलब क्या था। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। वेल्जी ने जैसे ही स्क्रीन पर दिख रहे सबूत को साफ देखा, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो कांपते होंठों के साथ मेरी तरफ उंगली करता है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। लेकिन मैं अभी रुका ही नहीं था। मैंने माइक्रोफोन उठाया और ठंडी साफ आवाज में कहा, मिस्टर वेल्जी, क्या अब आप ये कहेंगे कि ये टेक्निकल स्टाफ की गलती थी? कोई बात नहीं, हमारे पास सर्वर का लॉगिन रिकॉर्ड भी है। स्क्रीन पर डिस्प्ले तुरंत बदल गया। उस दिन लॉगिन किया गया अकाउंट, ऑपरेशन करने वाला यूजर और उस वक्त कनेक्टेड वाईफाई का नाम, सब कुछ बिल्कुल साफ दिखने लगा। वो वाईफाई किसी और का नहीं, सीधा वेल्जी के ऑफिस का था। सबूत इतने पक्के थे कि इनकार करने की कोई भी जगह नहीं बची थी। वेल्जी की टांगे कमजोर पड़ गई और वो सीधा अपनी कुर्सी पर गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह से राख जैसा हो चुका था। सारे मीडिया कैमरास तुरंत उसकी तरफ घूम गए। पार्टनर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव गुस्से से लाल हो गए। वो खड़ा हुआ, वेल्जी की तरफ उंगली की और जोर से बोला, वेल्जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल करोगी। हमारी कंपनी तुम्हारे जैसे बिना उसूल वाली कंपनी के साथ कभी काम नहीं करेगी। सबको अपने खिलाफ होता देख वेल्जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन मुझे उसके लिए जरा भी हमदर्दगी महसूस नहीं हुई। मैंने रिमोट का अगला बटन दबाया, फिर मैंने सबका ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। अभी हमारे सामने एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोलैबोरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट प्लान दिखाई दिया। ये वही ऑप्टिमाइज प्लान था जिस पर मैंने पूरी रात जागकर काम किया था। ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट पर बेस्ड हमारी टीम का ऑप्टिमाइज वर्जन है। हमने मिस्टर वेल्जी के बिछाए टेक्निकल ट्रैप को सिर्फ अवॉइड ही नहीं किया, कोर एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करके हम प्रोजेक्ट के फाइनल प्रॉफिट मार्जिन को और 20% तक बढ़ा सकते हैं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस और मजबूत आवाज में अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया। पार्टनर्स कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ से लगभग छीन लिए। वो जितना पढ़ रहा था उतना ही ज्यादा हैरान हो रहा था, और जितना गहरा प्लान समझ रहा था उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। कमाल है, ये तो जीनियस प्लान है। उसने वही तुरंत फैसला सुना दिया। हमने डिसाइड किया है कि वेल्जी के कंपनी के साथ सारी कोलैबोरेशन तुरंत खत्म कर दी जाए। साथ ही हम मिस्टर ईथन का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं और स्कारलेट की कंपनी के साथ एक और गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। पूरा हॉल एक बार फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। इस बार तालियों की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। सबकी नजरें मेरी तरफ थी। उनमें गहरी इज्जत और हैरानी साफ दिख रही थी। कमर्शियल फ्रॉड और जानबूझकर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स वेल्जी को सीधा बाहर ले गए। जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था तब भी वो मुझे जहरीली नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ नफरत थी और वो गंदी गालियां देता जा रहा था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी नजर स्कारलेट की जलती हुई आंखों से मिली। वो सीधा मेरे पास आई और सबके सामने उसने मुझे बहुत मजबूती से गले लगा लिया। फिर वो मेरे कान के पास झुकी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो पूरी दुनिया के सामने मुझ पर फख्र कर रही हो। उसने मुझसे भी कहा और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को भी सुना दिया, वापस आने पर वेलकम मिस्टर ईथन। उस पल मैं सिर्फ उसका स्पेशल असिस्टेंट नहीं था और न ही मैं वो बारबेक्यू स्टॉल चलाने वाला आदमी था। मैं ईथन था, ईथन जो अपनी काबिलियत के दम पर दोबारा सर उठाकर खड़ा हो गया था। साइनिंग सेरेमनी में दिया गया मेरा जबरदस्त काउंटर अटैक मुझे एक ही रात में मशहूर कर गया। 5 साल तक गायब रहने के बाद ईथन का नाम एक बार फिर पूरे बिजनेस सर्कल में गूंज उठा, जैसे किसी राजा की वापसी हो गई हो। अब हर कोई जानता था कि स्कारलेट के पास एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसकी कैपेबिलिटी और तरीके दोनों ही खौफनाक हैं। वेल्जी के कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके शेयर्स की प्राइस तेजी से गिरने लगी और मार्केट ने बहुत जल्दी उसकी कंपनी को बाहर कर दिया। कमर्शियल फ्रॉड के जुर्म में वेल्जी खुद भी जेल जाने वाला था। जब सब कुछ आखिरकार सेटल हो गया, उस रात कंपनी ने मेरे लिए एक विक्ट्री बैंक्वेट रखा। मैं एक बड़े ग्रुप से गिरा हुआ था। लोग बार बार मेरे साथ गिलास टकरा रहे थे और मेरी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। स्कारलेट बैंक्वेट के शुरू में कुछ देर के लिए आई थी। उसने 2-4 फॉर्मल बातें की, फिर कोई बहाना बनाकर जल्दी से चली गई। मैं किसी तरह भीड़ से बाहर निकला और वक्त से पहले कंपनी वापस चला गया। मैं उसे देखना चाहता था। जब मैं उसके ऑफिस के पास पहुंचा तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उसमें से एक छोटा सा गैप रह गया। अंदर से तेज बहस की आवाज आ रही थी। स्कारलेट, आपने इस बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसला लिया है। बुजुर्ग और गुस्से से भरी आवाज गूंजी। मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो अंकल आर्थर थे, कंपनी के पुराने और सीनियर बोर्ड मेंबर्स में से एक। सिर्फ ईथन के लिए वेल्जी फैमिली को पूरी तरह दुश्मन बना लेना क्या सच में इसके लायक था? वेल्जली जरूर गिर चुका है, लेकिन उसकी फैमिली की जड़ें अब भी मजबूत हैं। साउथ अमेरिका में उनके कॉन्टेक्ट्स और बिजनेस चैनल्स
हमारे अगले स्ट्रेटेजिक मूव के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अभी उनके साथ सारे बिजनेसेस रिलेशन तोड़ देती हैं तो क्या आपने सोचा है कि कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। एक और डायरेक्टर ने भी उनकी बात को सपोर्ट किया। बिल्कुल सही मिस स्कारलेट, हम सब मानते हैं कि ईथन की कैपेबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप उसके लिए अपने इमोशंस को बिजनेस डिसीजन पर हावी होने देंगे तो बाकी सब लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे। मैं दरवाजे के बाहर ही जम गया। मेरे पैर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वेल्जी फैमिली के साथ सारे बिजनेसेस रिलेशन तोड़ देना। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वेल्जी बर्बाद हो चुका है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कारलेट ने मेरी तरफ से गुस्सा निकालने के लिए पर्दे के पीछे इतना कुछ कर दिया था। उसने कंपनी के इतने बड़े फायदों को कुर्बान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऑफिस के अंदर स्कारलेट की ठंडी आवाज गूंजी। उसके लहजे में ऐसा फैसला था जिसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरे रूल्स ही फाइनल रूल्स हैं। अगले ही सेकंड उसने जोर से डेस्क पर हाथ मारा। जो भी ईथन को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा वो मेरी जान को हाथ लगा रहा होगा। मैं ये बात एक बार फिर और साफ कह रही हूँ, आज से वेल्जी फैमिली और उनसे जुड़े हर कंपनी के साथ सारे बिजनेसेस रिलेशन खत्म कर दो। इस फैसले से होने वाला हर फाइनेंशियल लॉस मैं अकेले उठाऊंगी। अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो वो भी अभी अपना रिजिग्नेशन लेटर दे सकता है। ऑफिस में तुरंत मुर्दों जैसी खामोशी छा गई। दरवाजे के बाहर छुपे हुए मेरा दिल ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी अनजान हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। हैरानी, गहरी जज्बात और एक अजीब सा दर्द मेरे सीने के अंदर उमड़ पड़ा। तो स्कारलेट हमेशा अपने तरीके से मेरे रास्ते की हर रुकावट हटा रही थी। वो मेरे सिर के ऊपर अपनी हिफाजत का आसमान बनाकर खड़ी थी और मैं अब तक अपनी बेकार की खुददारी में फंसा हुआ था। मुझे लगता था कि वो मुझ पर तरस खा रही है, मुझे जलील करने के लिए मुझ पर एहसान कर रही है। पहली बार मुझे बिल्कुल साफ समझ आया कि मेरे लिए उसके जज्बात को सिर्फ जान बचाने के एहसान तक सिमट नहीं किया जा सकता। मैंने गहरी सांस ली और ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठे सीनियर बोर्ड मेंबर्स ने जैसे ही मुझे देखा उनके एक्सप्रेशंस अजीब और अनकंफर्टेबल हो गए। स्कारलेट की नजर मुझ पर पड़ी। एक ही पल में उसने अपना सारा गुस्सा और ठंडा एटीट्यूड वापस खींच लिया। उसकी आंखें तुरंत नरम पड़ गई। जैसे कुछ पल पहले पूरे कमरे को डराने वाली वो बेरहम और फैसला लेने वाली महारानी सिर्फ एक धोखा थी। मैंने बाकी लोगों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधा स्कारलेट के पास चला गया। सबकी हैरान नजरों के सामने मैंने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था। थैंक यू, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। इस वक्त मैं अपने मुंह से सिर्फ यही दो लफ्ज निकाल पाया। स्कारलेट का जिस्म हल्का सा कांपा। अगले ही सेकंड उसने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी हल्की हल्की कांप रही थी। मेरे साथ तुम्हें कभी ये लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज की गहराई में एक हल्का सा भार था जिसे मुश्किल से महसूस किया जा सकता था। मेरी गम, खुददारी और ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से दिल के अंदर जो बर्फ की मोटी दीवार खड़ी हो गई वो इसी पल टूटना शुरू हो गई। सीनियर बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो सिचुएशन समझ गए और बिना कुछ कहे चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गए। अब ऑफिस में सिर्फ हम दोनों रह गए। मैं काफी देर तक उसका हाथ पकड़े रखा। मैंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। शायद मुझे अपने सामने खड़ी इस औरत को दोबारा शुरू से समझने की जरूरत थी और हमारे बीच जो रिश्ता था उसे भी एक बार फिर नए नजरिए से देखना था। मुझे शक होने लगा कि स्कारलेट का मुझे ढूंढना और जबरदस्ती अपने पास वापस लाना शायद सिर्फ उसके पागलपन भरे पॉसेसिवनेस की वजह से नहीं था। क्या इस सब के पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। स्कारलेट के गुजरे हुए वक्त को जानने की एक जबरदस्त क्यूरोसिटी मैंने स्कारलेट की दी हुई अथॉरिटी का इस्तेमाल करके चुपचाप पिछले 5 सालों में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन जो सच मेरे सामने आया उसने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। स्कारलेट के पिछले 5 साल किसी लेजेंड से कम नहीं थे। वो एक गरीब और बेसहारा लड़की थी जिसका अपना परिवार ही उसका शिकार कर रहा था। वहाँ से उसने गोल्डन ट्रायंगल जैसे बेरहम जगह में अपने लिए जगह बनाई और फिर धीरे धीरे आज का ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इस सफर में उसने कितना दर्द सहा था और कितना खून बहा था इसका कोई बाहर का इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये सब नहीं था। जांच के दौरान मुझे एक अलग सर्वर मिला जैसे स्कारलेट ने हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी से इनक्रिप्ट कर रखा था। सर्वर का कोड नेम था साइरियस। ये मेरे नाम येन से मिलती जुलती आवाज रखता था। साइरियस मेरा पसंदीदा सितारा भी था। मेरा दिल अचानक जोर से धड़का। मेरे अंदर एक बहुत गहरा अंदेशा पैदा हुआ। मैंने सर्वर का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश की। स्कारलेट से जुड़ी हर डेट और हर नंबर जो मुझे याद था मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन हर पासवर्ड गलत निकला। जब मैं लगभग हार मानने ही वाला था मेरी उंगलियों ने अनजाने में कीबोर्ड पर मोर्स कोड की एक सीरीज टाइप कर दी। उसका मतलब था आई लव यू। ये वो पहला कोड था जो मैंने स्कारलेट को तब सिखाया था जब वो मेरे विला में रहती थी। बोर हो रहा था इसलिए मैंने उसे मजाक मजाक में ये कोड सिखा दिया जैसे किसी अनजान ताकत ने मुझे कंट्रोल कर लिया हो। मैंने वही कोड
पासवर्ड बॉक्स में डाल दिया। बीप, कंप्यूटर ने दिखाया कि पासवर्ड सही था। सर्वर का इंक्रिप्शन तुरंत खुल गया। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। सर्वर के अंदर वो कॉर्पोरेट सीक्रेट्स नहीं थे जिनकी मुझे उम्मीद थी। वहाँ सिर्फ इनक्रिप्टेड फोल्डर्स का एक कलेक्शन था और हर फोल्डर का नाम मुझसे जुड़ा हुआ था। ईथन ग्रुप के बर्बाद होने की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसमें शामिल लोगों की लिस्ट और उनके क्राइम्स का सबूत, ईथन फैमिली की खोई हुई प्रॉपर्टीज को ट्रैक करके वापस खरीदने का प्लान। मैंने कांपते हुए हाथ से पहला फोल्डर खोला। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ था। छोटी सी छोटी डिटेल इतनी साफ लिखी हुई थी कि उसे देखकर डर लग रहा था। 5 साल पहले ईथन फैमिली के एक ही रात में बर्बाद होने के बाद से स्कारलेट पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगों ने उस वक्त मेरे पिता को धोखा दिया था, स्कारलेट ने उन सब की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। उनके छुपे हुए राज और जुर्म के सबूत भी उसने अलग अलग तरीकों से जमा कर लिए थे। हर चीज को बिल्कुल साफ तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसने हमारे हर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तक बना दिया था। मैंने एक और फोल्डर खोला। उसके अंदर जो था उसने मुझे पहले से भी ज्यादा हिला दिया। इतने सालों तक गोल्डन ट्रायंगल में अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए स्कारलेट हमारी फैमिली की खोई हुई प्रॉपर्टीज वापस खरीद रही थी। बैंक करप्टी के बाद हमारी प्रॉपर्टीज दुनिया भर में बिखर गई थी, लेकिन स्कारलेट ने पैसे की परवाह किए बिना उन्हें एक एक करके वापस हासिल किया। उसने मेरे नाम पर एक बहुत बड़ा रिवेंज फंड भी बना रखा था। उस फंड का हर एक पैसा मेरे लिए तैयार किया गया था। उसने जो कुछ भी किया था वो अपने लिए नहीं किया था। उसने ये एम्पायर महारानी बनने के लिए खड़ा नहीं किया था। उसने ये सब मेरे लिए किया था, मेरे लिए, उस आवारा कुत्ते के लिए जिसके बारे में उसे लगता था कि वो उसे बहुत पहले छोड़ कर जा चुका है। उसने मेरी वापसी के लिए जरूरी हर हथियार तैयार कर रखा था। उसका मुझे ढूंढना और जबरदस्ती अपने पास वापस लाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था और न ही वो मेरी बेइज्जती करना चाहती थी। उसने मुझे इसलिए वापस बुलाया था क्योंकि उसे लगा था कि अब सही वक्त आ गया है। उसे लगा कि अब उसके पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी पावर है और वो मेरे दुश्मनों से बदला लेने में मेरी मदद कर सकती है। स्क्रीन पर लिखी लाइंस और चैट्स को देखता रहा। मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं माउस तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। मेरी आंखें एक ही पल में लाल हो गई। मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी। तो जिसे मैं भागना समझता रहा, जिसे मैं उसके लिए बोझ न बनने की कोशिश समझता रहा, स्कारलेट की नजरों में वही सबसे बड़ा धोखा था। पिछले 5 सालों में उस छोटे से बॉर्डर टाउन में अपनी किस्मत पर रोता हुआ बारबेक्यू बेच रहा था और ये औरत अकेली मेरा पूरा बोझ उठाकर आगे बढ़ रही थी। वो मेरे बदले के लिए हर रास्ता साफ कर रही थी। मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। मैं आखिर इतने सालों से क्या कर रहा था। मैं अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया। मेरा सीना तेज सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। गिल्ट, गहरे जज्बात, दर्द और पछतावा, सारे इमोशंस मेरे अंदर एक साथ उलझ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर से चीर देंगे। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैंने वो टैबलेट उठाया जिसकी स्क्रीन अभी भी चमक रही थी और पागल आदमी की तरह ऑफिस से बाहर भाग गया। मुझे स्कारलेट को ढूंढना था। अभी इसी वक्त मुझे उसे तुरंत दिखाना था। मैंने स्कारलेट के बेडरूम का दरवाजा जोर से खोल दिया। सोने की तैयारी कर रही थी और उसने सिर्फ एक नरम सिल्क नाइट गोन पहना हुआ था। मुझे इस तरह बेकाबू होकर अंदर आते देख वो साफ हैरान रह गई। ईथन, तुम? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। मैं कुछ बड़े कदमों में उसके पास पहुंचा और टैबलेट को उसके सामने टेबल पर जोर से रख दिया। ये सब क्या है? मैंने स्क्रीन पर मौजूद फोल्डर्स की तरफ उंगली की। मेरी आवाज जज्बातों की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। खून से लाल आंखें सीधा उसे घूर रही थी। तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? स्कारलेट ने स्क्रीन पर खुले हुए सर्वर के कंटेंट्स को देखा। उसका चेहरा हल्का सा सफेद पड़ गया। वो कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाकर खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजरें बहुत शांत थी, लेकिन उनकी गहराई में एक ऐसा समुंदर था जो शिकायत, तड़प और दर्द से भरा हुआ था। काफी वक्त गुजारने के बाद वो आखिर बोली। उसकी आवाज बहुत भारी और खुरदुरी थी। तुम्हें बता देती। उसने खुद पर हंसने वाली एक कड़वी हंसी छोड़ी। तुम्हें बता देती ताकि तुम फिर वही पुराना बहाना बनाओ कि तुम मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और मेरी नजरों से अगले 5 सालों के लिए गायब हो जाओ। मैं डर गई थी। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज में पहली बार एक ऐसी कमजोरी थी जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे डर था कि तुम मेरी दी हुई चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे डर था कि तुम फिर से भाग जाओगे। ईथन, अगर तुम दोबारा बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले गए तो मैं सच में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसका हर लफ्ज एक तेज चाकू की तरह मेरे दिल में घुसता चला गया। मैंने गहरे दर्द
दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उस वक्त तुम्हें छोड़कर इसलिए गया था। मैंने बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किया। आखिरकार मैंने वो राज बताना शुरू कर दिया जो पिछले 5 सालों से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। मेरे पिता ने मरने से ठीक पहले मुझे बताया था कि ईथन फैमिली को बर्बाद करने वाली ताकतों की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चुपचाप जाऊं और कभी बदला लेने के बारे में ना सोचूं। मुझे डर था कि मेरे जैसे आवारा कुत्ते तुम्हारी जिंदगी में कोई जानलेवा मुसीबत ले आएंगे। मुझे डर था कि मैं तुम्हें भी अपने साथ बर्बाद कर दूंगा, इसलिए मैं भाग गया। ये इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हें नहीं चाहता था, तुम कमीने हो। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि स्कारलेट अचानक मेरी तरफ झपट्टी और उसने जोर से मेरे चेहरे पर उल्टा हाथ मार दिया। ये थप्पड़ होटल वाले थप्पड़ से भी ज्यादा भारी और सख्त था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें से बिना किसी वार्निंग के आंसू बहने लगे। वो किसी पागल औरत की तरह अपनी मुट्ठियां मेरे सीने पर मारने लगी। वो इतनी जोर से मुझे मार रही थी जैसे मुझे टुकड़ों में तोड़ देना चाहती हो। तू कमीना है, तुम बहुत बड़े कमीने हो। वो बेकाबू होके रो रही थी। हर बार मुझे मारते हुए उसकी सांस टूट रही थी। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। मैंने 5 साल तुम्हें ढूंढा। मुझे लगा कि जब तुम दोबारा कामयाब और मशहूर बन जाओगे तो तुम मुझे अपने लायक नहीं समझोगे। मुझे लगा तुम मुझसे तंग आ गए थे। मुझे लगा तुम मेरे जैसे खून से रंग हाथों वाली औरत को बहुत पहले भूल चुके हो। सारी गलतफहमियां और उसके दिल में छुपी हुई हर शिकायत इसी पल उसके आंसू और मुट्ठियों के साथ फट पड़ी। मैं उसे खुद को मारने दे रहा था। न मैंने बचने की कोशिश की और न ही उसे रोका। मैंने बस अपनी बाहें उसके गिर्द के पास लपेट दी और उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। मैं उसके कान के पास बार बार माफी मांगता रहा। मेरी आवाज भी सिसकियों से टूट रही थी। मुझे माफ कर दो स्कारलेट, मैं गलत था। मैं सच में बहुत गलत था। वो मेरे बाहों में एक रास्ता भटकी हुई छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। उसके अंदर उस महारानी वाले दबदबे का एक निशान भी बाकी नहीं था। उसके आंसू बहुत गर्म थे। वो मेरे शर्ट को भिगोते हुए सीधा मेरे दिल को जला रहे थे। काफी देर के बाद उसका रोना धीरे धीरे कम हुआ। अब सिर्फ उसकी दबी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसने मेरे सीने से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और सूजी हुई थी। उसकी नजरों की सारी सख्ती पिघल चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और कांपती हुई इनसिक्योरिटी बाकी थी। क्या तुम सच में मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। उसकी आवाज इतनी ज्यादा कांप रही थी कि लफ्ज टूट रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। उसकी आवाज इतनी ज्यादा कांप रही थी कि हर लफ्ज टूट रहे थे। उसकी आंखों में इतनी तेज तड़प थी कि उसे देखकर मैं हिल गया। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और सीधा मेरी आंखों में देखा। ईथन, 5 साल पहले तुमने जो कहा था, क्या वो वादा अब भी कायम है? मैं अच्छी तरह जानता था कि वो किस वादे की बात कर रही है। जब मैं सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी तो मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म पूरी तरह तुम्हारा होगा। मैंने लफ्जों में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं झुक गया और उसके ठंडे लेकिन बेहद नरम हाथों पर एक गहरा किस कर दिया। उस किस में 5 साल की तड़प थी, 5 सालों की गलतफहमियां थी, 5 साल का दर्द और गहरा पछतावा था। उसमें अपनी खोई हुई मोहब्बत को दोबारा पा लेने की बेपनाह खुशी भी थी और उसे फिर कभी न छोड़ने का पक्का फैसला भी। जब वो किस खत्म हुआ तो हम दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैंने अपना माथा उसके माथे से लगा लिया। उसका चेहरा सांस की कमी से लाल हो चुका था और उसके नम हल्के सूजे हुए होंठ चमक रहे थे। इस पल पे मैं उसके कान के पास धीरे से बोला। मेरी आवाज मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी जीदा और सच्ची थी। मैंने हर एक लफ्ज पर जोर दिया। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम्हारा जिस्म भी मेरा है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मेरे होठों के कोने ऊपर उठ गए। मैंने हुक्म देने वाले दबदबे के साथ अपना हक जताते हुए कहा, और तुम स्कारलेट, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे बाल के एक धागे से लेकर तुम्हारे पैरों की उंगलियां तक, सब कुछ पूरी तरह मेरा है। स्कारलेट खूबसूरती से हंस पड़ी। उसकी मुस्कुराहट इतनी रोशन थी जैसे पूरी सर्दी की बर्फ को एक ही पल में पिघला सकती हो। वो अपने पैरों की उंगलियों पर उठी और उसने मुझे वापस किस किया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, डील पक्की। पिछले 5 सालों से हम दोनों के बीच खड़ा बर्फ का वो बहुत बड़ा पहाड़ आखिर इसी पल पूरी तरह पिघल गया। अगले ही सुबह स्कारलेट के पूरे कॉर्पोरेट ग्रुप के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब मैं सिर्फ उसका स्पेशल असिस्टेंट नहीं था, मैं ऑफिशियली को CEO के तौर पर सबके सामने आ गया। स्कारलेट और मैं हर महीने में एक असली पावरफुल कपल बन चुके थे। फाइनेंशियल सर्कल का क्राउन प्रिंस ईथन गोल्डन ट्रायंगल की क्वीन के साथ वापस आ चुका था और अब इस बार हम अपना बदला लेने आए थे। ये खबर किसी बॉम्ब की तरह पूरी हाई सोसाइटी में फैल गई। जिन दुश्मनों ने कभी हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था और लालच में ईथन फैमिली की प्रॉपर्टीज आपस में बांट ली थी, अब वो अपनी जान और फ्यूचर को लेकर घबराने लगे। हमारी रिवेंज कैंपेन ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। अब मेरे अंदर ना कोई डर था और ना ही कोई हिचकिचाहट। मैंने स्कारलेट के पीछे 5 सालों में जमा किए हुए क्रिमिनल एविडेंस का इस्तेमाल किया। वो सबूत उन लोगों को सीधा बर्बादी और जेल तक पहुंचाने के लिए काफी थी। उसके साथ मैंने अपने दिमाग में बंद बिजनेसेस
स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके हमारा पहला एम्बुश प्लान किया। हमारा पहला टारगेट था अंकल आर्थर, वही आदमी जिसने सबसे पहले मेरे पिता को धोखा दिया था और वही जिसने ईथन फैमिली की प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा हिस्सा निगल लिया था। कभी मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक मैं उससे प्यार और रिस्पेक्ट से अंकल बुलाता रहता। हमने उस पर एक ही वक्त में 2 तरफ से हमला किया। स्कारलेट ने अपने बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके अंकल आर्थर की टेक्स्ट चोरी और इलीगल ट्रेडिंग के पक्के सबूत एनोनिमसली अथॉरिटीज तक पहुंचाए। दूसरी तरफ मैं कैपिटल मार्केट में उतर गया। मैंने हमारे मैसिव रिवेंज फंड और बेपनाह फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी के शेयर प्राइस पर जानलेवा हमला किया। सबसे पहले मैंने कई इंटरनेशनल शॉर्ट सेलिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उसकी कंपनी के खिलाफ डैमेजिंग रिसर्च रिपोर्ट्स रिलीज करवाई। से मार्केट का कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह हिल गया। फिर जैसे ही शेयर्स की प्राइस तेजी से गिरने लगी, हमने लेवरेज फंड्स का इस्तेमाल करके हॉस्टाइल टेक ओवर शुरू कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक अंकल आर्थर का पूरा बिजनेस एम्पायर सिर्फ 3 दिन में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक हफ्ते बाद कंपनी की इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में मैं सबसे बड़े सिंगल शेयर होल्डर के तौर पर कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। अंकल आर्थर ने जैसे ही मुझे देखा, वो बुरी तरह सुन्न रह गया। उसका चेहरा ऐसे था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ उंगली की। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। ईथन, तुम्हें मर नहीं जाना चाहिए था। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसे ऊपर से नीचे दबदबे भरी नजरों से देखा। अंकल आर्थर, उम्मीद है पिछले 5 सालों में आप बहुत अच्छे रहे होंगे। मेरी फैमिली की चोरी की हुई दौलत पर जीते हुए क्या आपको रात में चैन की नींद आती थी? उसकी टांगे पूरी तरह जवाब दे गई। वो कुर्सी से फिसल कर सीधा मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। वो पागलों की तरह रोने लगा और मेरी टांगे पकड़कर रहम की भीख मांगने लगा। ईथन, प्लीज, हमारी फैमिली के इतने सालों के रिश्ते के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। जो कुछ मैंने उस वक्त किया था मुझे मजबूरी में करना पड़ा था। मैंने नफरत से उसके हाथ अपने टांगों से लात मार के हटा दिया। हमारी फैमिली का रिश्ता? जब तुमने मेरे पिता को मारने के लिए एक ड्राइवर हायर किया था और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया, तब तुम्हें हमारा रिश्ता याद क्यों नहीं आया? जब तुमने मुझे कैपिटल से बाहर निकलवाया और मुझे मारने के लिए किलर्स भेजे, तब तुम्हें हमारा रिश्ता याद क्यों नहीं आया? मैंने अपना टेलर्ड सूट की पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। ये तुम्हारा इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट है और ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है। इस पर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कभी मेरे बुजुर्ग हुआ करते थे। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक रास्ता दे रहा हूँ, लेकिन जो जुर्म तुमने किया है उनका पछतावा तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल की सेल में बैठकर करना। मैंने सबके सामने उसे उसकी अपनी ही कंपनी से पूरी तरह निकाल दिया। इस पूरे वक्त स्कारलेट मेरे पास बहुत खूबसूरती से बैठी रही। वो सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे कोई जबरदस्त ड्रामा एंजॉय कर रही हो। जब सब कुछ सेटल हो गया, वो खुद मेरे पास आई। उसने मेरे लिए महंगी शैंपेन का एक गिलास भरा और उसे प्यार से मेरे होंठों के पास ले आई। उसकी आंखों में गहरी तारीफ, बेपनाह फैसिनेशन और सच्ची मोहब्बत थी। पी लो मेरे राजा। मैंने ग्लास उसके हाथ से लिया और एक ही सांस में पूरा खत्म कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 महीने में हम बिजली की रफ्तार और तूफान जैसे ताकत से आगे बढ़े। कभी वही तरीके और कभी उससे भी ज्यादा सख्त मेथड का इस्तेमाल करके हमने रिवेंज लिस्ट में मौजूद हर एक दुश्मन को एक एक करके खत्म कर दिया। जो कॉर्पोरेट टाइकून्स कभी खुद को अनटचेबल समझते थे, अब एक के बाद एक जेल भेजे जा रहे थे। उनकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मैंने सिर्फ ईथन फैमिली की हर वो चीज वापस नहीं ली जो कभी हमारी हुआ करती थी। मैंने अपने दुश्मनों के पूरे बिजनेस को भी अपने एम्पायर में मिला लिया। अब मैं वो स्पॉइल्ड क्राउन प्रिंस नहीं था जिसे अपने फैमिली नेम की प्रोटेक्शन और प्रेस्टीज की जरूरत थी। मैं पिछले ईथन से भी ज्यादा रूथलेस और कई गुना ज्यादा पावरफुल किंग ऑफ रिवेंज बन चुका था। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो ईथन का नाम सुनकर कांप ना उठा हो। स्कारलेट मुझे देख रही थी। मैं उस ग्रैंड ऑफिस में बैठा था जो कभी मेरे पिता का हुआ करता था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस स्ट्रेटजीज हैंडल कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और पीछे से अपनी बाहें मेरे गिर्द लपेट दी। तुम्हें एक बात पता है? उसने मेरे गाल के पास नरमी से किस किया। 5 साल पहले वाले उस प्राउड और हाई स्पिरिटेड क्राउन प्रिंस के मुकाबले में मुझे आज का ये ठंडा और रूथलेस किंग बहुत ज्यादा पसंद है। वो किंग जो मेरे लिए और हमारे शेयर्ड फ्यूचर के लिए लड़ता है। मैंने अपनी चेयर घुमाई, उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। तो फिर तुम मेरी क्वीन हो। मैं झुका और उसके होंठों को एक मजबूत किस में कैद कर लिया। हम इस नई दुनिया के किंग और क्वीन थे, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि असली आखिरी जंग अभी बाकी थी। उन सारी गहरी साजिशों के पीछे छुपा मास्टरमाइंड जो ईथन फैमिली की बर्बादी का असली जिम्मेदार था, अब भी अंधेरों में छुपा हुआ था। हमारी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे एक बहुत पुरानी लो प्रोफाइल और बेपनाह पावरफुल टाइकून फैमिली थी, ओल्ड मिस्टर चार्ल्स की फैमिली। चार्ल्स फैमिली और मेरे
दादा के बीच कभी जान से भी गहरा रिश्ता हुआ करता था। हमारी दोनों फैमिलीज कई जनरेशन से एक दूसरे की फैमिली फ्रेंड्स थी। इस पुराने रिश्ते की वजह से मेरे पिता ने कभी मिस्टर चार्ल्स से बचने की तैयारी नहीं की और उस आदमी ने की पेट में सबसे ज्यादा जानलेवा छुरा घोंपा था। पिछले 5 सालों में चार्ल्स फैमिली ने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था। उन्होंने ईथन फैमिली की बर्बादी से जुड़े लगभग हर निशान और सबूत को मिटा दिया था, लेकिन फिर भी स्कारलेट कुछ कमजोर क्लूज ढूंढने में कामयाब हो गई थी। हमने काफी लंबे वक्त तक हर पॉसिबिलिटी पर प्लान बनाया। अगर हमने चार्ल्स फैमिली का सीधा सामना करने का एक परफेक्ट मौका मिल गया। एक अफ्रीकन देश में डायमंड माइन के माइनिंग राइट्स के लिए इंटरनेशनल बिडिंग कन्वेंशन होने वाला था। ये माइन अगले 10 सालों में चार्ल्स फैमिली के प्रॉफिट ग्रोथ का सबसे जरूरी सोर्स बनने वाली थी। वो किसी भी कीमत पर इस डील को जीतना चाहते थे और हमारा मकसद था कि उनके मुंह के बिल्कुल सामने से ये प्रॉफिटेबल डील छीन ली जाए। निगोशिएशन की लोकेशन इंटरनेशनल वाटर्स में चलने वाले एक मैसिव अल्ट्रा लग्जरी क्रूज लिनियर पर रखी गई थी। स्कारलेट और मैं अपनी सबसे इलीट टीम के साथ क्रूज शिप पर चढ़ गए। हम चार्ल्स फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के साथ फाइनल और सबसे जरूरी नेगोशिएशन राउंड कर ही रहे थे कि अचानक एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया। सब कुछ खो चुका वेल्जी अब किसी पागल कुत्ते की तरह हो गया था। पता नहीं उसे इस मीटिंग की खबर कैसे लग गई। वो एक दर्जन डेस्परेट गुंडों को लेकर गन्स के साथ नेगोशिएशन रूम में घुस आया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वेल्जी की आंखें खून की तरह लाल थी। वो पूरी तरह पागल और शैतानी हालत में लग रहा था। उसकी गन्स के बैरल सीधा स्कारलेट की तरफ था। स्कारलेट, ईथन। उसने दांत पीसते हुए हमारा नाम लिया। उसकी आवाज किसी जानवर के हुर्राने जैसी थी। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है। आज मैं तुम दोनों को अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। वो क्लियरली स्कारलेट को हॉस्टेज बनाकर मुझे धमकाना चाहता था या फिर चार्ल्स फैमिली के साथ उसकी जान छोड़ने के बदले कोई डील करना चाहता था। ये सीन बिल्कुल 5 साल पहले जैसा था। उस वक्त भी स्कारलेट को उसके दुश्मनों ने इसी तरह एक कोने में घेर लिया था और उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैंने एक सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं तुरंत स्कारलेट के सामने आ गया और उसे मजबूती से अपने पीछे खींच लिया। डरो मत। मैंने उसे तसल्ली देते हुए उसकी पीठ तपतपाई। मेरी आवाज खौफनाक हद तक शांत थी। मैं यही हूँ। मैंने सिर उठाया और सीधा वेल्जी की पागल आंखों में देखा। वेल्जी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ घुसने के बाद जिंदा बाहर निकल पाओगे? मैं बिल्कुल कंपोज था, लेकिन मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। इस शिप पर चार्ल्स फैमिली के लोग हैं, मेरे आदमी हैं और कई देशों के गवर्नमेंट ऑब्जर्वर्स भी मौजूद हैं। तुमने अभी ट्रिगर दबाया तो अगले ही सेकंड तुम्हारा जिस्म गोलियों से छल्ली हो जाएगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। इसी वक्त अपनी गन नीचे रख दो। पुराने वक्त की वजह से शायद मैं तुम पर थोड़ी दया कर दूं और कम से कम तुम्हारी लाश को ठीक हालत में रहने दूं। मेरे सिर्फ कुछ बातों ने वेल्जी के पीछे खड़े उन डेस्परेट गुंडों को हरा दिया और उनका हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। अगर वो सिर्फ पैसों के लिए आए थे, उनमें से कोई भी सच में यहाँ मरना नहीं चाहता था। लेकिन वेल्जी और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। चुप हो जाओ ईथन, तुम ढोंगी कमीने। तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तुम्हारी किसी बात पर भरोसा करूंगा? उसने पूरी तरह अपने इमोशन कंट्रोल खो दिया था। वो जोर से चीखा, अपनी गन उठाई और सीधा स्कारलेट की तरफ झपट पड़ा। जिस पल वो आगे बढ़ा, मैं भी मूव कर गया। मैं एक तरफ घिसक कर गन के बैरल से बच गया। फिर मैंने बिजली की रफ्तार से उसकी कलाई पकड़कर उसकी ग्रिप उलट दी। मैंने उसकी कलाई को बेरहमी से मोड़ दिया। वेल्जली दर्द से जोर से चीखा और पिस्टल उसकी उंगलियों से निकलकर जमीन पर जा गिरी। मैंने उसे एक पल का भी मौका नहीं दिया। एक क्लीन और पावरफुल शोल्डर थ्रो के साथ मैंने उसे उठाकर सख्त फ्लोर पर पटक दिया। फिर मैंने अपना पैर सीधा उसके सीने पर रखकर जोर से दबा दिया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से खून निकल आया। ये पूरा कन्फ्रंटेशन आंख झपकाने जितने वक्त में खत्म हो गया। रूम में मौजूद हर इंसान इस अचानक बदली सिचुएशन को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। स्कारलेट के पर्सनल बॉडीगार्ड्स और शिप सिक्योरिटी गार्ड्स आखिर होश में आए। वो सब एक साथ आगे बढ़े और वेल्जी के साथ उसके बाकी आदमियों को भी पूरी तरह काबू में कर लिया। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी। मैंने फ्लोर पर पड़े वेल्जी को दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं पलटा और सीधा स्कारलेट के पास चला गया। उसके चेहरे पर अब भी शौक का हल्का सा निशान था, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखों में हैरानी और एडमायरेशन थी। मैं उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। हवा की वजह से उसके चेहरे पर आई बालों की एक लत को मैंने बहुत नरमी से उसके कान के पीछे कर दिया। मेरी हर मूवमेंट बेहद जेंटल थी।
मेरा ये नरम बर्ताव मुझे उस रूथलेस आदमी से बिल्कुल अलग दिखा रहा था जिसने कुछ पल पहले ही वेल्सी को बुरी तरह हरा दिया था। ये बिल्कुल 5 साल पहले के उस अंधेरे और उदास वेयरहाउस जैसे लग रहा था जब स्कारलेट ने बहुत संभल कर मेरे जख्मों से खून साफ किया था। मैंने तुमसे कहा था ना, डरो मत। मैंने उसे देखते हुए नरमी से मुस्कुराया। मैं यही हूँ। स्कारलेट चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। वो उस आदमी को देख रही थी जिसने उसे अपनी पीठ के पीछे महफूज छुपा लिया था और उसके लिए हर खतरे को खुद सामने से झेला था। उसकी आंखों में एक चमकदार और आंखें चूड़ियां देने वाली रोशनी भर आई। आखिर उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसके सामने खड़े आदमी को अब उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। वो अब एक बहुत बड़ा और मजबूत दरख्त बन चुका था जो उसे हर तूफान से बचा सकता था और उसके पास किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं बल्कि उसके बराबर खड़ा हो सकता था। उसकी आंखों में मेरे लिए पूरा भरोसा और गहरी मोहब्बत देखकर मेरा दिल एक ऐसे सुकून और सेटिस्फेक्शन से भर गया जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही मेरी वापसी का असली मतलब था। बदले का लंबा सफर आखिरकार खत्म हो चुका था। वेस्ली को सीधा इंटरपोल के हवाले कर दिया। बिडिंग कन्वेंशन में हारने और उसके तुरंत बाद हमारी रिलीज किए हुए डैमेजिंग एविडेंस की वजह से चार्ल्स फैमिली की बुनियाद को बहुत बड़ा झटका लगा। आखिर उन्हें कंपटीशन से पीछे हटना पड़ा। अब वो सिर्फ मुश्किल से अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही थी। स्कारलेट और मैंने मिलकर सिर्फ ईथन फैमिली की हर कोई हुई चीज वापस नहीं ली। हमने अपने बिजनेस एम्पायर को कई गुना बड़ा भी कर दिया था। हमने अपने हाथों से एक बिल्कुल नया कॉन्ग्लोमेरेट खड़ा किया जो कई बड़ी इंडस्ट्रीज में फैला हुआ था। मुझे खुद को प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल सर्कल के क्राउन प्रिंस वाले टाइटल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि ईथन का नाम खुद सक्सेस के सबसे ऊंची चोटी की पहचान बन चुका था। स्कारलेट और मैं इस जनरेशन के सबसे मशहूर और लेजेंडरी जोड़ी बन चुके थे। जब हर मामला आखिरकार सेटल हो गया मैं स्कारलेट को अपने साथ कैपिटल सिटी वापस ले गया। हम पहाड़ के बीच में बने उस प्राइवेट विला में वापस आए जहाँ मैंने कई साल पहले उसकी जान बचाई थी। वहाँ हर चीज को बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखा गया था जैसे वो 5 साल पहले हुआ करती थी। मैंने सारे हाउस होल्ड स्टाफ को छुट्टी दे दी। एक खूबसूरत और साफ दोपहर में मैंने विला के पीछे वही जाना पहचाना बारबेक्यू ग्रिल लगा दिया। मैंने अपना महंगा टेलर्ड सूट उतार कर एक सिंपल टी शर्ट पहन ली, बिल्कुल उसी तरह जैसे 5 साल पहले उस छोटे से बॉर्डर टाउन में रहा करता था। मैं आराम से मीट को स्कीवर्स पर लगाने का मामूली काम में बिजी हो गया। स्कारलेट पास ही विकर चेयर पर बैठी हुई थी। वो आंखों में रोशन मुस्कुराहट लिए हुए मुझे देख रही थी। धूप उसके जिस्म पर बिखर रही थी जिसकी वजह से पूरा सीन बहुत गर्म और खूबसूरत लग रहा था। मैंने बहुत मेहनत से अपने पुराने बारबेक्यू स्टॉल वाला बिल्कुल वही टेस्ट दोबारा बनाया। ये बारबेक्यू मैंने सिर्फ उसके लिए तैयार किया था। क्यूमिन और चिली पाउडर की रिच खुशबू पूरे हवा में फैल गई। मैंने पहला तैयार किडनी स्क्यूअर उसके सामने कर दिया। ये लो, टेस्ट करो योर मैजेस्टी। देखो तुम्हारे इस मामूली सर्वेंट की स्किल्स कमजोर तो नहीं पड़ गई। स्कारलेट ने मेरे हाथ से स्क्यूअर्स ले लिया लेकिन उसे खाया नहीं। वो बस मुझे देखती रही। उसकी नजर इतनी नरम थी जैसे किसी भी पल पानी बनकर पिघल जाएगी। ईथन, हाँ मैं अब क्वीन नहीं बनना चाहती, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सब बहुत ज्यादा थका देने वाला है। मैंने ग्रिलिंग टोंग्स नीचे रख दिए और उसके पास चला गया। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। स्कारलेट धीरे से हंसने लगी और उसने नरमी से सिर हिला दिया। मुझे लगा शायद उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला। मैंने कोई डायमंड रिंग तैयार नहीं की थी। मुझे लगता था कि वो सब बहुत क्लिंच था और स्कारलेट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। इसके बजाय मैंने एक इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाला। ये हमारे नए एम्पायर की 51% कंट्रोलिंग स्टेक है। इस पल ये सब तुम्हारा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी सिंसियरिटी के साथ कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी हर चीज पूरी तरह तुम्हारी है। स्कारलेट ने उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखा। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला सकता था, लेकिन उसकी आंखों में जरा सा भी लालच या एक्साइटमेंट नहीं थी। वो बस मुस्कुराई और उसने मेरे हाथ से वो पेपर ले लिया। फिर मेरे आंखों के सामने उसने उसे पूरी तरह फाड़ दिया। पेपर के टुकड़े बर्फ के गिरते टुकड़ों की तरह हवा में उड़ने लगे। तुम पागल हो। वो विकर चेयर से खड़ी हुई और पीछे से अपनी बाहें मेरी कमर के गिर्द लपेट दी। उसने अपना चेहरा मेरी पीठ से कसकर लगा लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी पतली टी शर्ट से गुजरती हुई मेरी स्किन को छू रही थी। मुझे कभी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए थे। वो अपने पैरों की उंगलियों पर उठी। उसकी मीठी सांसें मेरे कान के पास फूलों की खुशबू जैसे महसूस हो रही थी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ
तीन लफ्जों ने मेरे दिल को पूरी तरह बहार दिया। मैं तुरंत पलटा और उसे अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया। फिर मैं झुका, उसके होंठों को ढूंढा और उसे गहरा किस किया। इस किस में हमारे गुजरे हुए कल का कोई दर्द या स्ट्रगल नहीं था, इसमें सिर्फ बेइंतहा नरमी और गहरी मोहब्बत थी। और दी एंड। स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और फॉलो करना मत भूलना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर हाइप का बटन भी दिख रहा है तो हाइप भी कर दो। थैंक यू सो मच।